अच्छा, लैब नंबर 4 हमारी है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते किसको है? क्या है ये? क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या है ये? नहीं सर, मैं कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है। वेरी गुड। किस टाइप की अप्रोच है? याद नहीं सर। एनी आइडिया अबाउट इट? एनीवन? सर हमने थोड़ी सी बुक पढ़ी थी, तो उसके अंदर ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर जो है अपने प्रोग्राम को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल सही पढ़ा है, माशाल्लाह। अच्छा भाई, सबको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, लिखा हुआ है लैब 4 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक डिज़ाइन पैटर्न है, एक अप्रोच है। ना तो वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनाब आपकी सी शार्प है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, एफ शार्प है, वॉट एवर, मैनी मोर, दीज ऑल आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, मैं सी की बात नहीं करूँगा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन और इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट हो गई, ये सब वो लैंग्वेजेस हैं जो क्या हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जावा स्क्रिप्ट नहीं, सी शार्प, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड सो एंड सो फोर्थ। जावा स्क्रिप्ट को हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरफ ले जाते हैं क्योंकि वो वेब बेस पे स्टार्ट हो रही होती है। तो जनाब क्या है, ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच है ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट होती है। सही है ना? ऊब जो है वो सी शार्प में भी इम्प्लीमेंट होती है, पाइथन में भी इम्प्लीमेंट होती है, जावा में भी इम्प्लीमेंट होती है, सी प्लस प्लस में भी इम्प्लीमेंट होती है। तो जनाब, पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये मेजरली इन दो चीज़ों पर बेस करती है जो आपके सामने लिखी हुई हैं। वे वन इज क्लासेस एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहली लाइन में साफ लफ्जों में डिफाइन किया हुआ है कि जनाब ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हिच रिजॉल्व अराउंड द रियल वर्ल्ड लाइव एंटिटीज। रियल वर्ल्ड लाइव एंटिटीज का क्या मतलब है जनाब? ये पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो आपकी एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो पर बेस करता होगा। चाहे आप चारों पिलर उठा लो मेजरली, सही है, चाहे आप डेलीगेट्स उठा लो, चाहे आप इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, मेथड, फंक्शन, दिस ऑल आर, ये तमाम सब बेस करते हैं किस पर? हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो पर। क्लासेस के बारे में कोई बता सकता है? व्हाट इज क्लासेस? लॉजिकल आप क्लासेस लोगों जो को एंटिटी। है पता होगा। ब्लूप्रिंट होते हैं ऑब्जेक्ट्स का, आपने तो बताया था सर। देखो, ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है? ब्लूप्रिंट मुझे समझाओगे? व्हाट इज ब्लूप्रिंट या व्हाट इज प्रोटोटाइप? यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप, व्हाट इज इट मीन? जस्ट एक पैटर्न है जिसको देख के फिर हम मेथड ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सर जैसे बीटा वर्जन आती है ना किसी भी सॉफ्टवेयर के रिलीज होने से पहले, उसकी डेमो की जैसे प्रोटोटाइप रिलीज होती है जिसके अंदर उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क बताया जाता है, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। और देखो, प्रोटोटाइप बिल्कुल सही बता रही हैं। प्रोटोटाइप इज लाइक द मोकअप, यानी एक स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जाते जाते वर्बली डिस्कस किया था कि जनाब ह्यूमन की एक क्लास उठा ली थी। अब वो ह्यूमन की क्लास क्या है? एक वो कोई वजूद है? नहीं। वजूद किस चीज का होता है? वजूद हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्ट्स का होता है। सही है ना? क्लास एक स्ट्रक्चर होती है। देखो, ह्यूमन का कोई वजूद नहीं है, लेकिन ह्यूमन से बिलोंग कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान होगा ना, उसका एक वजूद है। ठीक है ना? तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर
A class is a user defined blueprint or prototype. Blueprint और prototype both are same, which is mockup, एक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के जनाब आप किसी ह्यूमन को कैसे डिफाइन करोगे? सही है, या तो ड्रॉ करके बताओगे कि भाई ह्यूमन ऐसा होता है, ह्यूमन के पास जो है वो एक सर होता है, एक आंख होती है, मतलब सर होता है, आंखें होती हैं, हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर वर्बली डिफाइन करोगे ना, या बना के दिखा दोगे? तो वो बना के दिखाना क्या होगा? प्रोटोटाइप। ब्लूप्रिंट क्या होगा जनाब? जो आप वर्बली डिफाइन कर रहे होगे, लेकिन एक्चुअल में ह्यूमन कौन होगा? आप और मैं। अब ये डिपेंड करता है कि जनाब हर ह्यूमन भी कंप्लीट होता है, कुछ ह्यूमन कंप्लीट होते हैं, कुछ ह्यूमन इनकम्प्लीट होते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी कुछ क्लासेस होती हैं कंप्लीट, कुछ क्लासेस होती हैं इनकम्प्लीट। तो ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है कि आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बेसिकली क्लास कंबाइन द फील्ड मेथड इनटू सिंगल यूनिट। यानी अगर हम उसी ह्यूमन की बात करें या वेहिकल की बात करें, तो जनाब वेहिकल में तमाम किस्म की वेहिकल आ जाएगी। सही है कि भाई उसमें बाइक की कैटेगरी भी आ जाएगी, उसमें कार भी आ जाएगी, उसमें ट्रक भी आ जाएगा, उसमें ट्रॉलर भी आ जाएगा, उसमें वो तमाम व्हीकल आ जाएंगे जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक व्हीकल की बात कर रहे होते हैं, जबकि दिस ऑल आर व्हीकल। तो व्हीकल क्या हुई? एक क्लास। कि भाई व्हीकल में जर्नली अगर हम उसकी व्हीकल क्या हो गए? क्लास हो गई। अगर हम फील्ड्स की बात करें तो फील्ड्स क्या होंगे कि जनाब आपके उस व्हीकल में टायर होते हैं, डोर होते हैं, इसी तरीके से स्टीयरिंग होता है, घेर होता है, ये तमाम व्हीकल में होता है। अब वो किस तरीके से होते हैं ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हीकल में हम डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर जर्नली व्हीकल क्या हुई? एक क्लास हुई और एक सर ये कौन सी लैब है? लैब नंबर 4। नहीं सर, ये ऊप की लैब चल रही है क्या? जी जी, ऊप की लैब है। सर ये हमें लिंक मिला, हम कोल की क्लास अरे थ्योरी में साथ भाई जा रहे बाहर थे। आ जाओ, ये हमारी नहीं है। तो भाई व्हीकल की बात समझ में आई? In C sharp, classes support the polymorphism inheritance, also provide the concept of the drive class and base class. ये तमाम कॉन्सेप्ट हमें C sharp में को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें मिलेंगे। सही है। अब इसी तरीके से आप सबको पता है कि एक क्लास किस तरीके से बनती है। अगर हम जर्नली क्लास की बात करें तो अब मुझे आप लोग बताएंगे कि एक नॉर्मल क्लास में क्या क्या चीजें होती हैं। मेथड, एक्सेस मॉडिफायर, क्लास नेम। क्या वो क्लास का पार्ट होता है? नो सर, पार्ट तो नहीं होता, लेकिन सर हम उसको खुद बनाते हैं। वो तो हमें हेल्प करता है ना कि आप अपने फील्ड या मेथड को कहाँ कहाँ एक्सेस करना चाह रहे हैं, किस किस तरीके से एक्सेस करना चाह रहे हैं, पब्लिकली, प्राइवेटली। क्या हम उसको ह्यूमन का हिस्सा कहेंगे? नो सर। नो सर। तो फिर जर्नली क्लास में क्या चीजें होती हैं? अब ये तो हो गई क्लास। जब भी हम सी शार्प में क्लास बनाते हैं तो वो इस तरीके से क्लास बनती है जी सर। कि भाई क्लास बनाई, क्लास का कीवर्ड आता है, उसके बाद जो भी आप Name नाम दें। सही है, बट मेक श्योर कर लीजिएगा क्लास का नाम कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड ना हो। सही है ना? और उसके जस्ट डेलीमीटर खुलते हैं। अब इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वेरी गुड। मेथड्स, मेथड्स होने methods, चाहिए। properties, और क्या होने चाहिए? कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर होने चाहिए। और इस क्लास से बिलोंग बनने वाले ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। सर ऑब्जेक्ट्स भी होते ठीक है ना? अब देखो, क्या हर क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट होगा?
No, इज इट sir. ट्रू और नॉट? No, लाजमी sir. है सर। ज्यादा हो सकते हैं। सही है, 85 हो subject सकते हैं और कम से कम 1 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। सही है ना? इस पूरी कायनात में जितने भी इंसान हैं तो सब इसी क्लास से बिलोंग करते हैं ना? ठीक है ना? यस सर। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि कोई भी ह्यूमन होता है, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी ह्यूमन हो, तो जनाब पब्लिक स्ट्रिंग उसका नेम भी होता है कोई, ठीक है ना? पब्लिक इंटीजर उसकी एज भी होती है कोई ऐसा इंसान है जिसकी एज ना हो? नो सर, ऐसा कोई कोई ऐसा इंसान इंसान है जिसका नेम ना हो? No, sir. सही है, यानी ये वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं जो कि हर इंसान में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास। सही है, एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास। और प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि अगर आप इसी को प्रॉपर्टी बना लो तो हमें सी शार्प में एक शॉर्ट कीवर्ड मिलता है PROP, और डबल टैप बना दीजिए तो ये बनती है प्रॉपर्टी जिसमें गेट और सेट आता है। ये आगे की चीज है कि गेट में क्या काम होता है और सेट में क्या काम होता है। इधर रिटर्न का काम होता है जनाब और यहाँ पर वैल्यू को सेट किया जाता है। अगर हम इन दोनों में मवाजना करें तो जनाब ये क्लास की सेम चीज होती है, लेकिन ये इसको हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कह रहे होते हैं, प्रॉपर्टी मेथड कह रहे होते हैं इसको, कि जिसमें अगर आप लोगों ने सी शार्प प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में मेथड फंक्शन पढ़े हों तो आपको यकीनन एक बात पता होगी कि जनाब कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न करवाते हैं, जिनमें रिटर्न का कीवर्ड लगता है। Yes, कुछ sir. मेथड ऐसे होते हैं जिनमें रिटर्न का void कीवर्ड होता नहीं है। लगता। Wide बोलो और वो दूसरा ठीक है, वाइड होते हैं और नॉन वाइड होते हैं। all wide होते हैं। Yes, sir. सही है ना? तो अब ये जो है ना, ये सी शार्प में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टीज कहलाती हैं बेसिकली, जिसको हम लोग ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर हम इसी तरीके से बनाएंगे तो इसमें गेट और सेट रन टाइम पे खुद ही हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जो सिंपल वेरिएबल्स बनते हैं तो ऊप की टर्म में उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और ये कहलाती हैं प्रोग्रामिंग, ये कहलाती हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रॉपर्टीज। पीएफ में भी अगर आप ये बनाओगे तो ये प्रॉपर्टीज ही कहलाएंगी। सही है? तो किसी भी क्लास के अंदर क्या है? एट्रीब्यूट। अब हर इंसान के एट्रीब्यूट या किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? क्या भाई उस क्लास में जर्नली तौर पर क्या क्या चीजें होती हैं? तो भाई हर ह्यूमन का कोई ना कोई नाम होता है, एज होता है, और ऐसी कई एट्रीब्यूट होते होंगे जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। किसी के जहन में आ रहा है कोई और एट्रीब्यूट? हाइट। एग्जैक्टली पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर। Yes. ठीक है ना? तो ये 3 इनफ है समझने के लिए कि भाई ये 3 क्या हो गए इस क्लास के एट्रीब्यूट हो गए, कि जो ये जर्नल एट्रीब्यूट है जो हर ह्यूमन के अंदर ये 3 चीजें तो पाई जाती हैं। अब इससे अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी, लेकिन जर्नली एट्रीब्यूट जो हैं ये वो हैं कि आंखें बंद करके दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान को पकड़ लो, ये 3 चीजें एग्जिस्ट करेंगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एनोनिमसली एग्जिस्ट कर रहा हो इस दुनिया में। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसकी एज ही ना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई जेंडर ही ना हो। सही है ना? तो अब ये हो गए क्लास के हो गए एट्रीब्यूट। और क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं? अब अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन में जर्नल एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम होता है, एज होगा, जेंडर होगा। अब उस ह्यूमन की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी भी तो होगी ना। एक ह्यूमन क्या कर सकता है? वॉक चल सकता है चल सर, सकता है, फिर सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, सो सकता है, खा सकता है, पी सकता है। ये तमाम क्या हैं? ये तमाम क्या कहलाएंगी इसके? ये इसके बिहेवियर्स कहलाएंगे। ठीक है ना? तो इसी तरीके से किसी भी क्लास के अंदर क्या एक ही बिहेवियर होगा? No, sir. नहीं। ठीक है ना? तो क्या होगा?
कि बिहेवियर एक होगा लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे जाके हमें मेथड ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट यही मिलता है कि भाई मेथड एक बट उसके जाविये डिफरेंट डिफरेंट। यानी इसकी मिसाल अगर हम देखें तो हमें हमारे कैलकुलेटर में मिलती है। क्या हो सकती है कि आप सबको पता है कैलकुलेटर में एक बटन होता है प्लस का, एक होता है माइनस का, एक होता है मल्टीप्लाई का, एक होता है डिवाइड का, होता है ना। जी Yes, सर। sir. अब अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करें तो अगर हमें दो नंबरों को ऐड करवाना है तो क्या सिर्फ दो ही नंबर ऐड हो सकते हैं? No, sir. हम चाहें तो दो नंबर भी ऐड करवा सकते हैं, हम चाहें तो तीन नंबर भी करवा सकते हैं, और जितनी कैपेसिटी है 32 बिट के हवाले से उतने नंबर हम सम करवा सकते हैं। ऐसा है या नहीं? यस तो सर। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि कितने मेथड Yes, इस्तेमाल sir. हो रहे हैं। मेथड तो एक ही है लेकिन उसके जाविये डिफरेंट है, यानी उसके नंबर ऑफ Functions. पैरामीटर डिफरेंट है, नंबर ऑफ यूजर इनपुट डिफरेंट है। मेथड तो एक ही है, ऐड। अब आप दो नंबरों को ऐड करवाओ, तीन नंबरों को ऐड करवाओ, चार नंबरों को ऐड करवाओ, पांच नंबरों को ऐड करवाओ, इट्स अप टू यू। मेथड क्या है? एक। तो ये क्या है? ये जाविये हो गए। ये कॉन्सेप्ट हमें ऊप में मिलेगा आगे जाके, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है ना। अब आप लोगों ने एक चीज और बताई थी कि जनाब किसी भी क्लास के अंदर मेथड से पहले आप लोगों ने बताया था होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए विजुअल स्टूडियो में हमें एक जो है वो कीवर्ड मिलता है कि एक शॉर्टकट की मिलती है CTOR, और डबल टैप कर दें तो जिस क्लास के अंदर आप CTOR डबल टैप करेंगे ना वो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना देगा खुद ही। सही है? नहीं तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाना आना चाहिए। सर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर है ना? जी जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर पहचानोगे कैसे? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मैंने एक और मेथड बनाया पब्लिक वॉइड, चलो मैंने ह्यूमन के नाम से बना दिया। हाउ टू आइडेंटिफाई कि भाई दिस इज कंस्ट्रक्टर और दिस इज मेथड? और उसमें टाइप नहीं बताई हुई होती कि रिटर्न टाइप है या वॉइड टाइप है। सही है ना। तो ये फर्क है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर और मेथड को समझने का कि जनाब आपके सामने कोड रख दिया जाए, और ये वाइवा में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से इसी टाइप के सवाल होंगे कि भाई कोड रख दिया जाए। अब मुझे बताइए कि जनाब कंस्ट्रक्टर क्या है और मेथड क्या है? हो सकता है दोनों सेम नेम के बने हों, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जनाब याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, जबकि मेथड में कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगी। अगर मैं यहाँ से रिटर्न टाइप हटा दूं तो अब ये मेथड नहीं रहा, अब ये वापस कंस्ट्रक्टर बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिटर्न, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर रिटर्न टाइप लगा दूं तो अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, ये मेथड बन गया। सही है ना। तो मेथड में और कंस्ट्रक्टर में वाज़ेह Yes, sir. पहचान क्या है कि जनाब टाइप, कि कंस्ट्रक्टर में कभी भी कोई टाइप नहीं आती, कंस्ट्रक्टर सेम नेम होता है ऑफ द क्लास के। सही है, आप इसको ये भी नहीं कर सकते, इट विल गिव द एरर। कंस्ट्रक्टर की शर्त यही है कि जैसी डिट्टो क्लास बनी हुई है, जिस स्पेलिंग के साथ बनी हुई है, उसी तरीके से आप पब्लिक का कीवर्ड लगाकर क्लास का नेम लिखोगे। अब क्लास और कंस्ट्रक्टर में पहचानने का फर्क क्या है जनाब? इस चीज का, क्लास में कभी भी पैरेंथेसिस नहीं आते, कंस्ट्रक्टर में हमेशा पैरेंथेसिस आएंगे। कंस्ट्रक्टर सर को लेकिन कहा क्लास के जाता है, अंदर तो स्पेशली क्लास लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या डिफरेंस है? आप लिखा हुआ है क्लास में। नहीं मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि स्पेशली क्लास लिखा हुआ है, क्लास का कीवर्ड भी है, बस एक डिफरेंस है। अब कंस्ट्रक्टर विदाउट क्लास नहीं हो सकता, जब तक कि क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक के कंस्ट्रक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। क्यों? कौन बताएगा? क्योंकि सर हर मेथड जो होता है उसकी इसमें कोई रिटर्न टाइप तो होती है। सर इसमें ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सर इसमें सिर्फ क्लास का नाम दिया होता है। कंस्ट्रक्टर ऐसा मेथड होता है जिसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती, और ये जो है एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, अनलाइक एनी अदर मेथड्स।
इसमें एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज किया जा सकता है, इसका स्पेसिफिक यही काम नहीं है, आप ये काम कर सकते हो इसमें। देखो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही चलता है। ओके सर। जैसी आपने न्यू का कीवर्ड के बाद, देखो अब अगर मैं यहाँ पर इस क्लास को इंप्लीमेंट करवाने जाऊंगा ना, तो क्या तरीकेकार है, मैं यहाँ पर क्लास का नाम लिखूंगा, इसका यहाँ पर ह्यूमन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अली, सही है, या आप कोई भी बना लो obj1 ऑब्जेक्ट 1 विच इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन। बस मैंने सिर्फ इतनी लाइन लिखी ना, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड खुद ही चल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये न्यू का कीवर्ड क्यों लगाते हैं हम लोग? कंस्ट्रक्टर हमेशा न्यू के कीवर्ड से कॉल होता है, यानी जब आप न्यू के कीवर्ड के बाद, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर ही तो है ना। अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये क्या चीज है, यही, जब आप क्लास बना दे तो भले से बेशुमार क्लास बना लो, लेकिन वो मेमोरी कब एलोकेट करेगा, जब आप न्यू के कीवर्ड के बाद उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो। सही, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि न्यू का कीवर्ड हमेशा कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और मैंने आपको बताया कि अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर देखा जाए तो आप इस कोड को लिखो या ना लिखो, सर ने आपको एक बात और बताई होगी, अगर आप यहाँ पर इस कोड को लिखो या ना लिखो तो ये वाला कोड तो होता ही है, लेकिन इस कोड को मेंशन तब किया जाता है जब इसमें कोई ना कोई XYZ पैरामीटर हो। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा एरर आना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या एरर है, ये भी आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि अब आपने इस क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रखा, अब इसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया, ऐसा ही है ना। जी सर। कि अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब आप इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो तो इस पैरामीटर जो आपने एक्स पैरामीटर दिया है, आर्गुमेंट के तौर पर इसकी वैल्यू प्रोवाइड करो, लाइक 10, कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं दे सकता माजरत के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इसका पैरामीटर है वो क्या है, इंटीजर टाइप, मुझे यहाँ पर इंटीजर टाइप ही वैल्यू देनी पड़ेगी। ये तो हम निकल गए कंस्ट्रक्टर। अब कैसे साबित होगा कि भाई क्या ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है या नहीं, कि मैंने कहा कि भाई अगर आप सिर्फ इतनी लाइन लिखते हो ना और कुछ भी नहीं करते तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो इसकी दलील ये है कि आप यहाँ पर अपनी आसानी के लिए अपना नाम console.writeline करके मेंशन कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। और मैं आपसे वाज़े लफ्जों में ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने अभी क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी क्लास को इंस्टेंशिएट किया है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को पेपर्स वगैरह में जो टर्म्स यूज होंगी ना, वो होंगी क्लास को इंस्टेंशिएट करें, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करें, क्लास को यानी क्लास के इस मेथड को इन्वोक करवाएं। तो ये तमाम टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस लाइन को कहते हैं इंस्टेंशिएट करवाना, कि आपने ह्यूमन क्लास को इंस्टेंशिएट करवा दिया, इसका पहला ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, इसको कहते हैं इंस्टेंस। कहीं भी इंस्टेंस का कीवर्ड आ जाए तो आंखें बंद करके मान ले आइए कि भाई क्लास होगी, क्लास का बनने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई ये वाली लाइन जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड भी रन हो जाएगा, तो क्या ये बात वाकई ऐसी है? तो मैं यहाँ पर टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन console.readline लिख देता हूँ, ठीक है ना। cannot be the same in closing type। चलो भाई इसका एरर आ गया, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए क्लास यूनिवर्सिटी में नहीं होनी थी।
तो जनाब क्या बात हो रही थी यहाँ पर कि कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरा नाम प्रिंट हो रहा था, मैंने यहाँ पर मेन में कुछ भी नहीं करवाया, ठीक है ना, सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट किया है obj1। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें एक चीज़ और पता चली कि भाई हमने यहाँ पर मेथड का नाम सेम नेम ऑफ द क्लास दिया था, तो इसको एतराज़ हो गया। हम यहाँ पर कोई और मेथड का नाम दे देते हैं। अब जनाब हमारे पास चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं कि भाई क्लास क्या होगा, ये प्रोटोटाइप। अब ये एक प्रोटोटाइप बन रहा है ना। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी हम वैल्यू नहीं दे रहे, कोई भी डेटा नहीं दे रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक मॉकअप बना रहे हैं, एक इसको प्रोटोटाइप बना रहे हैं बेसिकली। अब अगर बात की जाए एक कंस्ट्रक्टर से हम लोग नॉर्मली काम क्या करते हैं कि जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उनकी वैल्यू आप चाहो तो किसी मेथड से ले लो या आप कंस्ट्रक्टर से ले लो, ये आपकी अपनी चॉइस है, सही है। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन अगर आपने कंस्ट्रक्टर से वैल्यू लेनी है तो आप ऑब्जेक्ट यानी एट्रीब्यूट डिफाइन करें, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड आता है दिस, डॉट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आ गया हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल नेम, अब ये नेम तो हमने ले लिया, हमें इन एट्रीब्यूट की वैल्यू हम चाह रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर के थ्रू लें, तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो याद रखिएगा कि आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी एक चीज़ पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी मेथड से यूज़र से इनपुट लेना हो तो आप उसमें पैरामीटर पास करते हैं ना। यानी अगर एक मासूमाना अगर सवाल आप लोगों से पूछा जाए कि भाई किसी भी मेथड में आपको पैरामीटर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या बताओगे भाई। मेथड में पैरामीटर मतलब मैं इस प्रिंट, अगर मैंने एक कोई मेथड बनाया है उसमें मैं पैरामीटर क्यों प्रोवाइड करूंगा, मुझे जरूरत क्या उसको पड़ेगी। डायनामिक बनाने के लिए, डायनामिक बनाने के लिए, यानी उसको यूजर से इनपुट लेने के लिए, उसमें हम यूजर से कोई ना कोई इनपुट ले रहे हैं उस मेथड के थ्रू। तो अब इसी तरीके से अगर मुझे इन एट्रीब्यूट में वैल्यू चाहिए कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो क्या मुझे कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा या नहीं। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. अब पैरामीटर भी उसी टाइप के बनाने पड़ेंगे जिस टाइप के एट्रीब्यूट होंगे। अगर मैं यहाँ पर नाम की बात करना चाह रहा हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस एट्रीब्यूट में यूजर इनपुट करवाना चाह रहा हूँ, तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो जनाब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि उसी टाइप का एक पैरामीटर प्रोवाइड कर देंगे nm, कॉमा, मुझे एज भी चाहिए यूजर इनपुट, तो टाइप सेम होनी चाहिए, एज के नाम से मैंने एज डिफाइन कर दिया, सही है ना। इसी तरीके से स्ट्रिंग जेंडर। अब जनाब यहाँ पर दिस का कीवर्ड क्या काम करता है, शाबाश बताइए, ये भी आप लोगों को पता है। Why जिसका we use कीवर्ड this? क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर क्लास जिसके अंदर लिखा जाए उसके वेरी बाद गुड। तो आप लोगों को विंडोज फॉर्म पे ये बात समझ में आई जो हम लोगों ने किया था, दिस डॉट हाइड, जी सर। उसका क्या मतलब था, जो ऑब्जेक्ट फिलहाल जो अभी है, रन हो उसे रहा है वो hide करता है। हाइड हो जाए। सही है। यानी जिस क्लास में है अभी, दिस का कीवर्ड उस क्लास के तमाम, यानी अगर मैं इस टाइम इस क्लास के ह्यूमन के अंदर हूं ना, तो जैसे मैं दिस डॉट करूंगा ना, तो उस क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट और मेथड होंगे ना, वो मेरे सामने आके खुल जाएंगे। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर ह्यूमन क्लास से हटकर अगर एक और क्लास है, फॉर एग्जांपल पब्लिक क्लास XYZ, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट ले लिया हमने कि पब्लिक इंटीजर ABC व्हाटएवर, तो अब मैं अगर यहाँ पर दिस डॉट करूंगा तो क्या मुझे ABC मिलना चाहिए, नो सर। सही है ना। No, sir. तो दिस का मतलब होता है कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास के अंदर, अगर मैं यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर की बात करूँ CTOR,
तो जैसे मैं यहाँ पर दिस डॉट करूंगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ABC मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस टाइम इस क्लास के अंदर हूँ, XYZ क्लास के अंदर, और XYZ का एक एट्रीब्यूट है मतलब जिस क्लास ABC। में हम होंगे सिर्फ उसी का आना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है ना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी सबको क्लियर है। तो अब दिस लगाने की हमें जरूरत क्या पड़ती है? अगर नहीं लगाएं तो क्या काम नहीं होगा? बस सर मैं दिस क्यों लगाऊंगा? कोई एक सॉलिड रीजन मुझे बताओ। मेरा काम ऐसे भी तो हो रहा है, नेम इक्वल टू NM, लो जी, मैं दिस क्यों इस्तेमाल करूंगा? सर मैं कहते हैं गुड प्रैक्टिस है। सर स्पेशल रेफरेंस के लिए भी यूज हाँ सही है। अब देखो, अब ये नेम, ये वाला एट्रीब्यूट जो है ना, अगर क्लास पब्लिक हुई, ये एट्रीब्यूट पब्लिक हुआ, हो सकता है ये नेम इसी तरीके से इसी स्पेलिंग के साथ किसी और क्लास में भी हो। क्या आ जाएगी? डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन आ गई। रिडंडेंसी आ जाएगी, एम्बिग्यूटी पैदा हो जाएगी कि आइदर कंपाइलर ये समझे कि क्या ये उसी क्लास का पार्ट है या नहीं। और इत्तेफाक ऐसा भी हो सकता है ना कि वो वाली क्लास इससे इनहेरिट हो जाए, फिर तो पक्की बात है एम्बिग्यूटी आएगी, ठीक है ना। तो Actually जनाब सर यहाँ पर हमारी पहला सेशन जो है वो एंड होने जा रहा है, लेस देन अ मिनट रह गई है मीटिंग, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग रिज्वाइन कर लें। जज़ाकल्लाह। ओके।